जहाँ तक मारंग मुरुंग का प्रश्न है, एक बार मारंग मुरुंग को फिर से सर्वे किया जाए। मारंग मुरुंग के आसपास अगर सबसे ज़्यादा गांव है तो कुड़मियों के। और आप लोग देख ही रहे हैं, लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही मैंने समुदाय को आप लोग लड़ा रहे हैं। बीच का रास्ता तैयार कीजिए। आज जो जिस प्रकार का माहौल मैंने आदिवासी और कुर्मी के बीच पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय। अगर झारखंड राज्य की अस्मिता पर आप जाएं, झारखंड राज्य के अगर अलग आंदोलन पर जाएं कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं कुर्मी और आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा नहीं, मेरा मानना है 80% सिर्फ 2 कम्युनिटी का योगदान है, बाकी लोग 20 में होंगे, 10 में होंगे। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो लोग बाहरी शक्तियां इस राज्य में काम कर रही है वो जानती है अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो इस राज्य में शासन आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, सबसे पहला बात, झारखंड एक आदिवासी राज्य है। आज आप मीडिया के लोकतंत्र के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी राज्य का एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जाता है तो आधार क्या होना चाहिए? आदिवासी की जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी राज्य में आदिवासी की जनसंख्या 10% है, 15% है, 20% है, तो क्या उस राज्य को एक आदिवासी राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है? शायद संभावना है नहीं। जब इस राज्य का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा, जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था। यानी उनको आधार मानते हैं, उनकी पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार हैं, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था, उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं हैं। बंगाल का पुरुलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं, वहाँ भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था, उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। तो आदिवासियों का तो साफ तौर पर कहना है, आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए, आपको नहीं लगता कि लेट कर दिया आप लोगों ने आंदोलन? देखिए, मेरा मानना है आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है, लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है, आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज़्यादा संख्या में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेज़ों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी ज़मीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूँकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो ज़िला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो ज़मीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि ज़मीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जामाडोवा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की ज़मीन पर स्थापित है। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहाँ हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहाँ कितने लोगों को लाभ मिला है? उनका तो कहना 1931 में भी आप नहीं थे। नहीं, 1913 में, 1913 का गैजेट, आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया। अच्छा, एक बात कहिए, आज कहना, मेरा नहीं कहना, ठीक है, उनका देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोभ में अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया के बंधु, पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए टोटमिक कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, देखिए, जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है, और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं, भील हैं, गोंड है, मीना है, और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और मैं अभी 32 आदिवासी की, मैंने एसटी की सूची में 32
समुदाय शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4, ऑल ओवर 10 जुड़े हैं, लेकिन झारखंड में 3 या 4, लोहरा, भोक्ता, तमड़िया इत्यादि। तो अगर आप चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरिया की क्या स्थिति है। तो मेरा अगर मानना है जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है कहीं आपका। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट, माने जो लोग कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्राइब्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, नहीं सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक बात है, यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। उस समय तत्कालीन जो सूची थी उसमें कुर्मी शामिल था। उसके बाद उसे सूची से हटाने का रीज़न यही था कि खनिज संपदा, मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही आज उतना नहीं। अगर हम बात करें HEC और हिंडाल्को की, तो मेरे हिसाब से हम लोग काफ़ी, आयु हमारी कम है, आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम ज़मीनें किनकी है। तो ज़मीन अधिग्रहण करने के कारण ही उनको सूची से बाहर किया गया था। एक आरोप आप पर भी लग रहा है, आदिवासी लोग लगा रहे हैं कि जयराम मतलब जहाँ भी कई उम्मीद कुछ विद्रोह होता है वहाँ पे जाके कूद जाते हैं, खाली पहले भाषा, फिर खतियान, फिर जैन वाला पहाड़ पे जाके। देखिए सबसे पहला बात, मैंने हर जगह कूद जाते हैं, टांग अड़ा देते हैं, इनका राजनीति अब खत्म। नहीं, सबसे पहली बात है हम लोग का भी उम्र क्या है, यही तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी दांत ठीक से 32 को उगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा दे रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा किसी के अधिकार पर हम लोग वार नहीं किए हैं। जहाँ तक मारांग मुरू का प्रश्न है, एक बार मारांग मुरू को फिर से सर्वे किया जाए। मारांग मुरू के आसपास अगर सबसे ज़्यादा गाँव है तो कुर्मियों के गाँव है। अच्छा, ये चमरा लिंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही माने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? नहीं। यानी कोई कम्युनिटी, चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर PIL दायर करते हुए, याचिका दायर करते हुए कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय, सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में वे लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आज़ादी के जब हुआ तो उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, ये अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो, क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर SC समाज दवा करेगा और उसमें अगर SC समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चलिए 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, वह आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज़ नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। आप देख सकते हैं यहीं आपका जो ये सड़क चौड़ीकरण हुआ आपका और मांझी से जो निकला है, देखिए किनका घर मकान ज़्यादा टूटा है,
ये जो आपका रिंग रोड घुमा चारों तरफ, उसमें भी आप देख लीजिए। तो ये मसला है, संरक्षण का मसला है, ये लड़ाई आपका अपनी आइडेंटिटी का है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा सिर्फ ले आते हैं, आरक्षण की पॉलिसी में ले आते हैं। तो वहाँ पर लगता है कि ये कोई मिशनरी भी इसके पीछे है, आप लोग देखिए इस पर भी अध्ययन करना होगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाथ है। लेकिन मैंने जो तर्क रखा, आप उस तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सूची में हटाना, सूची में रहना, आदिवासी राज्य की मांग करना क्यों हुआ था? कम से कम जनसंख्या 50 होनी चाहिए थी, क्योंकि 25% अगर मान के चले, आज आदिवासियों की संख्या इस राज्य में 25% है। अगर 25% को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज्य का निर्माण किया जाए तो ये संभावना नहीं है। कम से कम जनसंख्या 50-60 के आसपास होनी चाहिए, तभी ये संभावना है। यानी अगर आपको राज्य सूची में, अगर राज्य में ये डर लग रहा है, तो जिस प्रकार BC1, BC2, BC3 अगर इसमें आपको डर लग रहा है, पहला बात मैं कहूँगा ये आरक्षण की नहीं, संरक्षण की लड़ाई है। तो आप उसके लिए राज्य सरकार को एक गहन समीक्षा करनी चाहिए। और हम तो कहेंगे कि प्राइमेटिव ट्राइब्स का भी एक अलग कॉलम राज्य में रखें, और उसमें जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कार्य करें। अच्छा, मूल विषय पर आइए। सरकार बोल रही है कि हम सर्वे कराएं और उसी के आधार पर ये डिसीजन फिलहाल इसलिए लिए हैं कि फिलहाल नियोजन दिया जाए, बाद में फिर हो सकता है कि सरकार बनाए नियोजन नीति। तो इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति का सवाल ये है कि सबसे पहली बात, ये नीति 2016 की है। अगर इस नीति से झारखंड के युवा खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो फिर 2016 की सरकार रहने देते। आप वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो आई है, किन मुद्दों के साथ आई है? इनका पहला मुद्दा जो CNT में छेड़छाड़ हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, इनका मुद्दा था यही 60-40 की नीति, जिस कारण आपका शिक्षक बहाली में 75% अन्य राज्यों के लोग प्रवेश कर गए। आपका जो भी वैकेंसी दरोगा की बहाली हुई, यानी जो भी ओपन टू ऑल था, उसमें मैक्सिमम जो अभ्यर्थी आए थे वो अन्य राज्यों के आ गए थे। तो इसी के विपक्ष में जाकर वर्तमान सरकार को चुनने का काम किया था। और यदि ये वही पॉलिसी को लेकर आएंगे तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं झूठ कह रहे हैं और इस राज्य की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 60-40 की तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये 60-40 की बात नहीं है, यानी ये बाकी जो झारखंड के जनता है बेवकूफ़ हैं? यानी जो पेपर में प्रकाशित हो रहा है, क्या वे लोग बेवकूफ़ हैं? मैंने तो कहा कि यहाँ मंत्रियों का जो है, जो झुंड है, मुझे लगता है मजाक हो रहा है। इनके ये अपने बयान पर खुद टिक के नहीं रह पा रहे हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। सरकार लिखित में कुछ और कर रही है, ये लोग मीडिया के सामने मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो एक भ्रम ही फैलाया जा रहा है कि नियोजन नीति लाई है सरकार कैबिनेट में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि नीति तो ये तो हमने भी वही कहा, जो नियम सरकार पहले बनाई थी कि मैट्रिक और इंटर यहाँ से पास करना है, उसको सिर्फ विलोपित कर लिया गया। वो हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। तो हमने भी आज के पहले का नियम बिल्कुल, मैंने भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी यही कहा कि जो विधानसभा सत्र 12 के बाद प्रारंभ होगा उसमें आप नीति को बनाए। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने नीति बना दिया और उसके विरोध में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैंने तो ये कहा कि झारखंड के सरकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, मैंने डॉक्यूमेंट्री के साथ, कि बिहार के पास क्या पॉलिसी है, उड़िया के पास क्या पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ के क्या पॉलिसी है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि आप भी झारखंड के हित के लिए क्या पॉलिसी बनाकर लाते हैं। हम लोग पॉलिसी तो बनी नहीं है, पॉलिसी बनी नहीं कि विधानसभा सत्र चला नहीं है। तो ये तो इस बात से हम लोग भी अवगत हैं। तो चूंकि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज के माध्यम से सरकार को संदेश जाए। मेरा एक सवाल है कि जो रामगढ़ उपचुनाव का रिजल्ट है, क्या लगता है हेमंत सरकार के खिलाफ मैंडेट है, युवाओं ने दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो पॉलिसियाँ लगातार जो युवा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, राज्य की जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, उसी के विपक्ष में जाकर उन्होंने मतदान किया है। और मुझे लगता है अगर यही रवैया रहा तो शायद 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर JMM से लोग नाराज़ होते तो फिर जाके NDA के पास चले जाते हैं, NDA से नाराज़ होते हैं तो UPA के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा, और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। युवा चाहते हैं जयराम मतो मुख्यमंत्री बन जाए, युवाओं की बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। तीसरा विकल्प देने का तो मौका था, लेकिन जयराम जी आप तो नहीं दिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग पहले ही बोलें कि हम लोग जो भी करेंगे कहेंगे 2024 में ही फ्रेश होगा। उपचुनाव और साल 1.5 साल के लिए हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। जो भी होगा 2024 में ही होगा। और बिल्कुल अगर युवा चाहें इस राज्य के तो बदलाव होने की गुंजाइश हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी संभावना इसलिए कम लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो अक्सर कहा है कि चुनाव के समय तक बहुत कुछ
देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। फिलहाल जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं लड़ने की, पैसा देकर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें केवल पढ़े लिखे युवा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति दे सकें। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक PhD का छात्र हूँ और मैं झारखंड के भविष्य को देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ? आज हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। आज हम लोग खतियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारा सामना माफियाओं से नहीं हुआ है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, ये झारखंड खनन और इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है। जब हम लोग कंपनियों में, कोयला के खदानों में एंट्री करेंगे उस समय हमारा सामना कोयल माफियाओं से होगा, उस समय हमारा सामना यूपी बिहार के शूटरों से होगा। तो इसलिए अब अगर 2024 में कोई युवा इस आंदोलन के माध्यम से विधायक बनने का ख्वाब देखे हैं तो मैं मानना चाहूँ, मेरा उन्हें संदेश होगा, अपने आप के सर पे मौत का कफन बांध कर आएँ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री का जो एक रिलेशन में बहन का विवाद था, उसमें एक कंपनी ने 80 लाख फाइनेंस किया था और वही कंपनी अभी कोल्हान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़मीन लूटने का काम कर रही है। तो बताइए माननीय मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? आप देख सकते हैं आपका बड़का गांव के क्षेत्र में जो कर्णपुरा कोल ब्लॉक से, वहाँ 35 कोल ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं। बताइए 35 कोल ब्लॉक, 235 गांव आते हैं, 5 गांव को छोड़कर बाकी 230 गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस पर कौन सी सरकार उसके सामने जाएगी? क्योंकि पूंजीपतियों का सामना करना आसान नहीं है। पूंजीपतियों का सामना निर्मल दा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है निर्मल दा क्या झारखंड अलग राज्य का? निर्मल दा को मारने में कंपनियों का भी रोल है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना मैं खुले मंच पर कहता हूँ। आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं? उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियाँ हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूँगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कर आना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सकें, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सकें, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे? देखिए, जब वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों किस चुनाव में आप ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा। लेकिन एगो सवाल हमारे इंदे हो, अभी देख दादा है का लगल हो, हम तो 15-20 राज्य में काम करके आए लियो इंदे, बड़ी भाषा जानो यो, झारखंडी कितना बाहर में अथु। अभी जो तमिलनाडु में भाई लगल हो, हमरो वर्कर हुआ अथु, फोन करके जे बोला हम इनकी ना। देखिए, सबसे पहली बात बिल्कुल आज जो भी हम लोग हिंसा के पक्षधर में नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो भी न्यूज़ वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है उस पर जांच पड़ताल हो, और कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। तो इस पर हम लोग हिंसा के सहमति नहीं है, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए हमारे जो मजदूर हैं उन्हें कुशल वापस लाने का कार्य करें, और साथ ही साथ जब वो मजदूर वापस चले आएँ तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड। आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं। वहाँ तो कोई वे अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं। 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हुए, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते अगर कार्य करे तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों का उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है। परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का भरा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। तो इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा विकल्प की आप बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा कि आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा, आपने बच्चा का भी शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, ठीक है, बच्चा कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विज़न है। हम लोग के पास PhD के छात्र हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं कि दूर में झारखंड के साथ क्या होने वाला है। और आप लोग देख ही रहे हैं, लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही समुदाय को आप लोग लड़ा रहे हैं। बीच का रास्ता तैयार कीजिए।